देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 और 9th और 11th के भी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नया पैटर्न झारखंड सरकार ने लगाया है, जो नया पैटर्न अपनाया है कि 2 भाग में एग्जाम होगा। पहला आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ओनली ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे? जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, यदि वैसे पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, आप फंस जाओगे। तो आज मैं आपको यहां बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे तरह से हम बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ला सकें। क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बार ऐसा नहीं कि राइटिंग चेक होगा आपका, ऐसा नहीं कि ये लड़का बहुत खूबसूरत लिखा है इसको अच्छा मार्क्स मिल गया, ये तो 5 लाइन में लिखा है तो इसको अच्छा मार्क्स मिल गया। वैसा नहीं, जो जितना ज्यादा टिक करेगा उसको उतना मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपके टिक करने पर डिपेंड है, लेकिन टिक कब कर पाओगे? जब आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तभी आप वहां पर टिक करके आ पाओगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि हो सकता है यही एग्जाम आपका फाइनल का रूप ले लेगा, आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम बार बार बताते आ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम पर 100% फोकस करना। फोकस करने का मतलब ऑब्जेक्टिव पर एकदम आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे नहीं करेंगे, आज हम आपको 10 बिंदु यहां पर लिखा है, मैंने देख सकते हो, A to Z समझना जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं MK4 स्टडी, मेरा नाम है मोहन कुमार। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर प्रकार की अपडेट और हर प्रकार की तैयारी आपको मैट्रिक इंटर से संबंधित इस चैनल पर कराया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना। हमारा फैमिली 84,000 का हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। हम बहुत सारे विद्यार्थियों को देखे हैं कि यदि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ता है, ठीक है, और यदि सब्जेक्टिव होगा तो वो तो पढ़ने लगता है थ्योरम वगैरह। लेकिन आपको हम यहां ये बता देना चाहेंगे दोस्तों कि एग्जाम भले ऑब्जेक्टिव हो या फिर एग्जाम सब्जेक्टिव हो, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, आपको दोनों चीज पढ़ना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। मान लेते एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव होने वाला है और आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओगे तो फिर आप मार खा जाओगे, धोखे में आ जाओगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हम तो पढ़े थे, आया ही नहीं था। तो जो विद्यार्थी जितना ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ेगा वो उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ऑब्जेक्टिव पढ़ो ही मत, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ करके सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो 50% सब्जेक्टिव भी पढ़ो, क्योंकि यहां से यहां क्वेश्चन आने में लेट नहीं लगता। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी थोड़ी होता है। चैप्टर में देखा कि ये पॉइंट है, एक ठो कुछ लाइन लिखा वहां से उठा लिया तो वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन गया, लेकिन वो था किसमें? सब्जेक्टिव में था। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर सब्जेक्टिव हो, आपको दोनों चीज पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, तभी आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आप पढ़ लिए, आप जानते हैं कि जल का पीएच मान इतना होता है, 7 होता है। पीएच पेपर में इतना होता है, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। आप ये ऑब्जेक्टिव याद करके चले गए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि पीएच पेपर का वैल्यू कितना से कितना तक होता है। तो ये तो आपको पता ही नहीं, जो बेसिक चीज है वो नहीं पता। इससे बड़ा ज्ञान आप जानते हैं लेकिन छोटका छोटका चीज आप नहीं जानते, तो यहां आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फोकस ऑन सब्जेक्टिव, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि बुक्स प्लस नोट्स। हम देखें बहुत सारे विद्यार्थियों का ओनली नोट्स पर डिपेंड रहता है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ता है। और नोट्स में क्या रहता है? क्वेश्चन आंसर। नोट्स में जो आप लोगों का फैक्ट्स जो वो नहीं लिखा रहता, आप वही नोट्स करते हो जो आपको नहीं समझ में आता अच्छी तरह से, लंबे लंबे क्वेश्चन, लंबे लंबे थ्योरम लिख देते हो। लेकिन बुक पढ़ने का क्या फायदा है, हम आपको भी समझाते हैं। जैसे आप पढ़ोगे दोस्तों, जैसे कोई चैप्टर है, ठीक है, जैसे एक चैप्टर है साइंस में, हम बता देते हैं 9th में या फिर 10th में होगा, तो उस पे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन साइड में कोना में एक बॉक्स बना दिया और लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो बुक में तो है, साइड में लिख दिया क्या आप जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, या फिर लिखेगा नोट
या फिर मुख्य बिंदु, तो वो सब चीज आपको बुक में ही मिलेगा और वहीं का फायदा उठा लेता है हर बोर्ड और वहीं से क्वेश्चन को उठा लेता है और विद्यार्थी पढ़ के जाता है सिर्फ नोट्स और बुक्स नहीं पढ़ता तो यहां पर वो छूट जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इसलिए आप नोट्स पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बुक्स पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो, नोट्स भी पढ़ो। समझ में आ रहा है? हम यही कहेंगे कि बुक्स भी पढ़ो और नोट्स भी पढ़ो। बुक्स में ज्यादा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, आधा ही पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस तो आधा हो चुका है, 37% बस सिलेबस आएगा। साइंस में लगभग 4-5 चैप्टर पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में भी 4-5 चैप्टर पढ़ोगे, तो बुक पढ़ो, A to Z एक लाइन पढ़ो, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन आंसर लास्ट पेज में दिया रहता है वहां से आ जाएगा, वैसा होने वाला नहीं है। आपका क्वेश्चन बीच में से कहीं से भी उठा लेगा, कोई एग्जाम्पल से उठा लेगा, या फिर वही दिया था ना बॉक्स में क्या आप जानते हैं, तो वहां से उठा लेगा। तो आपको क्या करना है, बुक्स प्लस नोट्स दोनों पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों पढ़ोगे। अगला चीज है 3 नंबर में है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझो। किसी भी चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, वो क्या समझाना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं लाइट चैप्टर को ही हम एग्जांपल हर बार ले रहे हैं। लाइट चैप्टर में आप याद कर लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन ये है, प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। पावर ऑफ लेंस P = 1/f हम निकालते हैं, लेकिन आप इसे डीपली में समझो कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, प्रकाश का परावर्तन है क्या, ये होता कैसे। क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों से कि मान लेते हैं कि हवा से लाइट जाकर के जल में घुसती है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, और आप तो नियम पढ़ के गए हो और ये बेसिक चीज आपको पता ही नहीं है, तो इस क्रिया को देगा अपवर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, कुछ भी दे देगा। तो यहां पर आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, किसी भी चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट को समझो, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाओगे। तो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर समझ में आ गया कि किसी भी चैप्टर का बिना कॉन्सेप्ट समझे आप ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कहां से घुमा के क्या पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो, 4th नंबर में है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप एक नोट्स बनाओ अपना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या तो लिखो या फिर बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कोई डेट हो सकता है। अब मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस पर दे दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919, इसको हम अंडरलाइन कर दिए, वो आपके लिए एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जनरल डायर एक पॉइंट हो गया, अमृतसर में हुआ था एक पॉइंट हो गया। अब मान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो दे दोगे उसका डेट, जैसे 12 मार्च कब हुआ था, 1930 को, तो उसका डेट दे दोगे। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था वो आपके लिए एक मेन पॉइंट हो गया, कितने लोग शामिल थे, तो ये एक मेन पॉइंट हो गया। समझ रहे हो? मतलब कोई डेट हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है पेंसिल से या कुछ भी, और उसको नोट कर लेना अपने दिमाग में। कॉपी में नोट करके रखोगे तो फिर आप टाइम नहीं है, अपने दिमाग में नोट करो और बार बार उसको देखते रहो, पेंसिल से बुक में टिक कर दो कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, तो वहां पर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ो, किसी भी चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप कैच करना सीखो। समझ में आ रहा है? जैसे हम अभी बताएंगे आगे चल के, तो क्या करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ रहे हो ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकता है। कोई जगह हो सकता है, कोई डेट हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आप पढ़ लिए गुरुत्वाकर्षण, आपको न्यूटन के बारे में नहीं पता है, तो देखना थोड़ा सा। ठीक है, देखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 5 नंबर है कि मल्टीपल वेज। मल्टीपल वेज क्वेश्चन एक तरह से नहीं पूछा जा सकता है। अब ऑब्जेक्टिव से पढ़ के जाओगे तो आप तो एक तरह से पढ़ के जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का ढंग कई तरह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का ढंग कई तरह, एक ही क्वेश्चन को दूसरे जगह से पूछ दिया। जैसे हम पूछ देते हैं कि भारत की राजधानी कहां है, आपको 4 ऑप्शन दिए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये तो मेरा सीधा तरीका था पूछने का, लेकिन वहां क्वेश्चन ये दे देगा कि इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा है इस पे, या फिर ये दे देगा कि दिल्ली क्या भारत की राजधानी है या नहीं, हाँ या ना, इस तरह भी दे सकता है। तो एक क्वेश्चन को कई तरह से, कई रास्तों से पूछा जा सकता है। तो आपको मल्टीपल वेज लेकर के पढ़ना पड़ेगा, एक हिसाब से पढ़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब तक आप उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर आप अदर वेज से कैसे बना पाओगे। तो मल्टीपल वेज से उसको पढ़ो। तो जैसे मान लेते हैं बुक पढ़ते पढ़ते आ गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन,
तो अब असहयोग आंदोलन आ गया। तो अब असहयोग आंदोलन में मेरे लिए मेन पॉइंट्स क्या है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि इससे मेरे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या इधर से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इधर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आप एक स्टूडेंट्स हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। समझ पा रहे हो, आपसे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगा पाएगा, इसलिए आप खुद क्रिएटिव दिमाग लगाओ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले वो साइंस हो, मैथ हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। समझ में आ गया। तो क्या करना है कि मल्टीपल वेज से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक रास्ता लेकर के नहीं पढ़ना है, उस क्वेश्चन को घुमा के बाएं दाएं ऊपर नीचे हर तरफ से पढ़ो। देखो अगला चीज है 6 नंबर में कि बेसिक फॉर्मूला, ये आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में, दे देगा 4 ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ठो टिक करो। तो फॉर्मूला का या तो आपको यूज करके ऑप्शन देगा, या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा। तो आपको फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। इससे होगा क्या, आप क्या करोगे, एक तो क्वेश्चन बना पाओगे, और दूसरा क्या करोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में। अब पूछ देगा, मान लेते हैं कि जैसे दूरी सूत्र, प्रश्नावली 7 क्लास 10th का मैथ है ना, कि दूरी कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको इस तरह उलझा करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या करोगे, जब तक फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। तो आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथमेटिक्स और साइंस में। इज दैट क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला चीज है कि बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज, अब बेसिक वैल्यूज क्या होता है भाई, देखो तो जैसे कि मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये वाला छोटी जी, इसका मान कितना होता है भाई। कितने विद्यार्थियों को पता है कि स्मॉल जी, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं, इसका मान कितना होता है बताओ, कितने विद्यार्थी जानते हैं। या फिर मैं 12th के विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा कि एप्सिलॉन नॉट इसका मान कितना होता है, आप बताओ तो। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, ये बताओ। तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो बेसिक वैल्यूज है वो आपको कंफर्म याद होना चाहिए किसी भी चैप्टर का, और ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको देख के पता चल जाएगा बुक में कि ठोक खटक रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा तब। तो देख लो कि कितना फॉर्मूला है जिसका बेसिक वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो बेसिक वैल्यू को आपको याद करना है। अगला चीज है 8 नंबर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालो, या फिर क्रिएट मतलब बनाओ, खुद से आप क्वेश्चन बनाओ। जैसे कोई चैप्टर पढ़े, किसी चैप्टर को पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो उस पे तो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये इसका ऑप्शन ये बताओ, आपको खुद से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा कि ये वाला यहां से यहां तक हम जो 10 लाइन पढ़े, इस 10 लाइन में मेरा क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। समझ में आ रहा। जब ये प्रैक्टिस होता चलेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में इतना पकड़ हो जाएगा कि आपसे ज्यादा तेज फिर ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं होगा। तो क्या करना है कि जो भी चीज आप पढ़ोगे उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालना, देखो कि हाँ यहां से यहां तक ये क्वेश्चन एक ठो बन जाएगा। हो सकता है, आए या ना आए कोई मतलब नहीं, लेकिन हो सकता है, ये चीज हम याद रख लेते हैं। फिर यहां से यहां देखते हो ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस चीज को पकड़ना सीखो। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे या फिर नोट्स पढ़ोगे तो क्वेश्चन को निकालना सीखो उससे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। अगला चीज है 9 नंबर में, देखिए मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, गैस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या क्या लिखे हम, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, गैस पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस सब में जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है, सबको आप याद कर लेंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 4-5 साल का आप देख लो। अब देख लिए, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आप जानोगे हाँ ये वाला चैप्टर लाइट चैप्टर, क्या ये मेरे सिलेबस में है, हाँ, यानी ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। समझ में आ रहा। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देखो P = 1/f। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला है लेंस की क्षमता निकालने का, लेकिन अब पूछेगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो ये कौन सा चैप्टर में है, तो ये हाँ वो लेंस वाला चैप्टर में। क्या ये चैप्टर इस बार आ रहा है नवंबर में, सिलेबस देखोगे पलटा के तुरंत, यदि आ रहा है तो उस क्वेश्चन को तुरंत याद कर लोगे। समझ में आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ये सब करना। मॉडल पेपर लगभग अक्टूबर में आ जाएगा, हम आपको सॉल्व करवाएंगे यहां पर बोर्ड में। ठीक है, 10 नंबर में है रेगुलर प्रैक्टिस। जब तक आपका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये सारा चीज कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे जरूरी है रेगुलर प्रैक्टिस। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, रेगुलर बने रहना होगा, और जितना ज्यादा यदि आप हो सके
तो मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट कहने का मतलब यदि कोई वेबसाइट में मिलता है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है कहीं, तो वहां से उसको डाउनलोड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं आप पढ़े कि 10th का साइंस में एक चैप्टर पढ़ लिए, तो अब इस चैप्टर से देखो, गूगल में डाउनलोड करो जाकर के कि इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, और सब क्वेश्चन बैठ करके सॉल्व करना सीखो। अपने आप को एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है। आप होशियार हो, मैं समझ सकता हूं, आज के डिजिटल जमाने में हर विद्यार्थी ये कर सकता है, क्वेश्चन खोज सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही खोजना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव पे ले पाओगे। और यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohansir51, जाकर के फॉलो कर लेना और हाई लिख करके मुझे मैसेज कर देना। और जो विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के सब्सक्राइब कर देना। तो वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाता हूं, तो जाकर के देख सकते हो, काफी मजा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।